गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्य खंड का तीसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण मिश्र की लिखी यह कविता कविता के उस विस्तृत क्षेत्र के बारे में इन्होंने इस काव्य में बताया है कि कविता का कोई सीमा नहीं होता है। उससे पहले हम कुंवर नारायण मिश्र के जीवन परिचय के बारे में जान लें। आधुनिक कविता के सशक्त कवि कुंवर नारायण मिश्र का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि। ये तीसरे सप्तक के कवि थे। आज्ञेय जी द्वारा कवियों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको तार सप्तक कवि कहा गया। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं कि कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। ये कविता अपने सृजन कर्म के रूप में लिखते थे। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ऐसा नहीं कि व्यर्थ में इन्होंने कविता को काफ़ी बढ़ाना चढ़ाना चाहा हो या लोगों को उसमें उलझा करके रखना चाहा हो, ऐसा नहीं। ये नगरीय संवेदना के कवि हैं कि नगरीय संवेदना यानी नगरों में लोगों की जो भावनाएं, संवेदनाएं हैं, उसको इन्होंने उकेरा है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के में सामने आता है। इनकी तटस्थ बीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचकों के रूप में पढ़ी जा सकती है। इनके जो काव्य की भाषा है, विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषताएं हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, प्रबंध काव्य में आत्मजयी, कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा भी इन्होंने किया आज और आज से पहले, और मेरे साक्षात्कार इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही। प्रस्तुत यहाँ पर कविता है
दो काव्य दिया गया है, एक है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने बच्चा ही जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। दूसरी कविता है इनकी बात सीधी थी। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल की धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरक कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पूछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ये दो कविताएं इनकी इस पाठ में आपके लिया गया है। पहली कविता के बहाने में यह इनकी कविता इन दिनों से ली गई है, काव्य संग्रह से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता मात्र एक यात्रा है जो चिड़िया फूलों से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। पहले सोचता है कि कविता क्या है, कैसे कविता लिखा जाएगा। तो कहता है कविता का न आदि है न अंत है, कविता तो अनंत है, कविता तो हर जगह व्याप्त है, हर कण में कविता लिखी जा सकती है, हर प्रकृति पर हर दृश्य पर कविता लिखी जा सकती है, तो कविता का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। फिर कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कल्पना करता है कि जिस प्रकार से चिड़ियों का एक उड़ने की उनकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई सरहद नहीं होता है, वह जहाँ चाहे वहाँ उड़कर आ सकती हैं, जा सकती हैं, उसी प्रकार कविता भी एक सरहद से दूसरी सरहद या एक काल से दूसरे काल तक की रचना की जा सकती है।
पहले तो देखा कि चिड़िया भाई स्वतंत्र है, जहाँ चाह रही वहाँ उड़ के बैठ जा रही है, जहाँ मर्जी वहाँ आ जा रही है। तो कविता भी उसी तरह स्वतंत्र है, जब चाहे तब लिख लें, जिस विषय पर चाहे उस विषय पर लिख लें। लेकिन अगले ही क्षण उसे आता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कहते हैं कि चिड़िया के उड़ने की भी एक निश्चित सीमा है, एक निश्चित समय है, एक निश्चित सीमा है। चिड़िया भी उड़ती है तो उतने दूर तक ही उड़ करके जाती है जहां से कि वो शाम को अपने घोंसले में आ जाए, इस घर उस घर, यहां से फुदक करके वहां, वहां से फुदक करके यहां, मतलब वह उतना दूर ही जाती है जहां से कि वो उड़ करके शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाए। इसलिए उसकी भी उड़ने की अनंत सीमा नहीं है, उसकी भी एक परिणति है, एक निश्चित अंत। परंतु कविता का कोई अंत नहीं है, आदिकाल से लेकर के अनंत काल तक, हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक, जहां चाहे वहां के विषय पर कविताएं की जा सकती है। कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। जब कविता का पंख लग जाता है, कविता रूपी पंख लग जाता है, तो जहां चाहे वहां कवि मन, कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि का मन इतना स्वच्छंद है कि जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती है, वहां कवि का मन पहुंच सकता है। कविता का पंख लगा करके वो जहां चाहे वहां उड़ करके जा सकता है, उसके वापस लौटने की कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि कविता और चिड़िया में भी कोई समानता नहीं है। पहले तो उसे लगा कि नहीं, कविता भाई एक चिड़िया के उड़ान के समान है, चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है कविता भी उसी प्रकार से स्वच्छंद है उड़ता। लेकिन फिर बाद में गौर किया तो देखा कि चिड़िया का तो एक निश्चित सीमा है, एक परिणति है, वह वहीं तक उड़ करके जाती है जहां से शाम को अपने घोंसले में वापस आ सकती है, उससे अधिक वह नहीं उड़ती है। इसलिए कवि कहता है कि कविता और चिड़िया अभी दोनों अलग है, कविता उससे भी स्वतंत्र है, उससे भी ऊपर है। फिर बाग में जाता है, फूल देखता है, फूलों को देख करके फिर उसे आभास होता है कि कविता की जो उड़ान है वो फूलों के, कविता का खिलना फूलों के खिलने के समान है। यह तुलना करता है। भाई बगीचे में फूल खिलता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सबको अपनी सुंदरता, सबको अपनी खुशबू बराबर बिखेरता है। किसी में वह भेदभाव नहीं करता है कि हम अमीर के लिए ज़्यादा खुशबू दे दें, गरीब के लिए कम खुशबू दें, हिंदू के लिए ज़्यादा दे दें, मुस्लिम के लिए कम। ऐसा वह भेदभाव कविता नहीं करता है। रंग बिरंगे फुलवारी एक ही बाग में लगे होते हैं, जिसको देखकर कवि कहता कि हाँ, कविता फूलों के समान है। परंतु वहां भी उसे असमानता नजर आती है। क्या नजर आती है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखा कि फूल जो हैं खिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फूल खिल करके उनका भी परिणति एक निश्चित है, अंत निश्चित है। फूल खिलता है तो वह मुरझा जाता है, और जब मुरझा जाता है तो उसकी सारी सुंदरता, सारा सुगंध खत्म हो जाता है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी सारी सुंदरता और सारा खुशबू, सुगंध खत्म हो जाता है। परंतु कविता
कविता रूपी फूल जब एक बार खिल जाता है तो उसकी परिणति नहीं है, उसका अंत नहीं है, वह अनंत समय तक चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? अनंत समय तक चलता रहता है। उसमें कोई परिणति नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो कहता है कि कविता के बहाने फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल बिना मुरझाए रह नहीं सकता, अब मुरझा जाने पर महकना उसका खत्म हो जाता है। इसलिए कविता का जो रसास्वादन है वो अनंत काल तक चलता है। बिना मुरझाए कविता अनंत काल तक सुगंधित रहती है, खुशबू अपनी बिखेरती रहती है। परंतु जो फूल है वह एक बार मुरझा जाने के बाद फिर दोबारा से उसमें खुशबू नहीं आ पाता है। तो वही कवि कहता है कि कविता और फूल में भी तुलना नहीं की जा सकती है। कविता और फूल में भी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि फूल तो कविता के समान रंग बिरंगे तो हैं, खुशबू तो देते हैं, लेकिन बिना मुरझाए वो रह नहीं सकते और मुरझाने के बाद महक नहीं सकते हैं। वह कविता ही ऐसी चीज है जो कि बिना मुरझाए महकती रहती है अनंत काल तक। फिर आगे कवि कल्पना करता है, बच्चों को देखता है, खेलते हुए बच्चों को देखता है कि अपने पास पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के खेल में ना अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, कोई भेदभाव नहीं है। सब समान रूप से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर के खेल रहे हैं। तो उनको देख करके कवि कहता है कि हाँ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कह रहे हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। क्या है कविता? बच्चों के खेल के समान है। जो बच्चा खेलते हैं तो वह उनके अंदर किसी भी प्रकार का जातिगत, धर्मगत या वर्गगत यानी अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। वह समान रूप से सभी बच्चों को बस बच्चा समझता है, अपना मित्र, अपना दोस्त समझता है और उनके साथ ही वो खेलता रहता है। उसी प्रकार से कविता भी जब खिल जाती है तो वह कविता जब लिख जाती है तो वह न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न क्षेत्र देखती है, न मजहब देखती है, न अमीर देखती है, न गरीब देखती है। जो भी उसका रसास्वादन करना चाहता है उसको आनंदित करती है। यही कविता का गुणधर्म है, जो कि बच्चों के खेल का गुणधर्म है। जिस खेल में उनकी रुचि लग जाती है वह खेल ही उन्हें सबसे मनभावन लगता है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। अब यहाँ देखिए कि जो काव्य सौंदर्य है तो इसमें मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया गया है, हिंदी सरस साज खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। अब इसमें अलंकार देखेंगे तो रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और प्रश्नानुप्रास अलंकार भी है। प्रश्न किया जा रहा है कि फूल क्या जाने बिना मुरझाए। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग है। फूलों की तुलना की जा रही है बच्चों से। तो फूल और बच्चों में समानता पहले दिखाया गया, फूल और चिड़िया में समानता। तो कभी कहा कि नहीं, चिड़िया की भी उड़ने की एक सीमा है, वह फूल के समान स्वतंत्र नहीं है। फिर कवि ने कविता का फूल से तुलना किया, लेकिन फूल का भी देखा कि फूल की भी एक निश्चित अंत है, निश्चित समय है। वह मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद खुशबू उसमें रह जाती है।
फिर उसने कहा कि नहीं, कविता एक बच्चों के खेल के समान है, बच्चे खेलते हैं तो कविता की तरह ही वो भी आपस में जाति धर्म भेदभाव अपना पराया भूल जाते हैं, उसी प्रकार कविता भी है। तो कविता को बच्चों के खेल के समान इन्होंने बताया है। जिस प्रकार से बच्चों के खेल में कोई बंधन नहीं होता है, उसी प्रकार से कविता में भी कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आगे दूसरा वीडियो बनाऊंगा बात सीधी थी पर, तो तब उसको भेजूंगा। आप इस वीडियो को देख करके इसका व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य प्रसंग सहित संदर्भ सहित करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।